पॉलीटेक्निक क्लासेस की नई मोस्ट एमसीक्यू वीडियो में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो पॉलीटेक्निक सेकंड सेमेस्टर आपके एप्लाइड फिजिक्स सेकंड से मैंने चैप्टर नंबर 3 और 4 से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो लगभग सब इसी से मिल जाएंगे। तो मैंने इसे बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को बनाया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है विवर्तन की घटना किस प्रकार की तरंगों में हो सकती है। आपको बताना है कि विवर्तन की घटना किस प्रकार की तरंगों में हो सकती है। ये जो विवर्तन की घटना होती है वो होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एंग का प्रयोग जल में करने से फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम एंग का प्रयोग जल में करेंगे, ठीक है, जल में करेंगे तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही पूछ रहा है। तो अगर हम फ्रिंज का प्रयोग जल में करेंगे तो जो उसकी जो चौड़ाई होगी वो कम हो जाएगी। चौड़ाई कम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? जल में प्रकाश तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। अगर तरंग दैर्घ्य घटेगी तो जो उसकी जो चौड़ाई होगी वो भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। एंग के द्विरेखा छिद्र प्रकाश की किस घटना से संबंधित है? जो ये है वो है व्यतिकरण से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एंग के प्रयोग में अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की स्थिति का सूत्र है। आपको बताना है कि अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई की स्थिति का सूत्र ये आपको बताना है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है x2m-1 d/2, यही होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश के वेग क्रमशः c, bw तथा bg हो तो कौन सा संबंध सही होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा संबंध वो हो जाएगा c < bw इज ग्रेटर देन bg, यही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एंग के प्रयोग में बैगनी प्रकाश के स्थान पर पीला प्रकाश प्रयुक्त करें तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी इसने कहा कि एंग के प्रयोग में बैगनी प्रकाश के स्थान पर हमें अगर पीला प्रकाश प्रयोग करें तो फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है। फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी अगर हम बैगनी प्रकाश के स्थान पर पीला प्रकाश प्रयोग करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है ब्रूस्टर के नियम का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र है वो है μ = 10 IP। क्वेश्चन नंबर 8 है माइलस के नियम का सूत्र होता है। तो माइलस के नियम का सूत्र होता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक है। ये रहा आपका वो। क्वेश्चन नंबर 9 है यदि ध्रुवक व विश्लेषक आपस में लंबवत हों तब निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी। यदि ध्रुवक और विश्लेषक आपस में लंबवत हो तो तब निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी शून्य। प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो शून्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है एंग के द्विक स्लिट प्रयोग में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है x = m D λ/d, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है विवर्तन प्रकाश के मुड़ने की मात्रा अवरोध के किस पर निर्भर करती है। विवर्तन के प्रकाश के मुड़ने की मात्रा अवरोध के किस पर निर्भर करती है। तो वो आकार और तरंगदैर्घ्य ये दोनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है एक ही आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम 2:1 के अनुपात में हैं। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम व न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या निकालना है, महत्तम व न्यूनतम आयाम और तीव्रताओं का अनुपात, यही निकालना है। जैसे अगर आपको कहीं पर कह दिया जाए महत्तम तो आपको महत्तम के लिए उसमें जोड़ देना है, अगर न्यूनतम कह दिया तो न्यूनतम के लिए आपको घटा देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना दो तरंगों के जो आयाम हुए वो क्रमशः हैं a1/a2। हमें एक mx निकालना है तो mx = a1 + a2 और a min बराबर हो जाएगा a1 - a2। फिर यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो उसे हमने लिख लिया। हमें दो आयामों का अनुपात दिया है तो वो दिया है 2:1 का, तो उसका आयामों का अनुपात लिया। फिर हमें बताया कि उसमें Imax निकालना है, मतलब आयामों का महत्तम और मिनिमम निकालना है। तो हमने यहाँ पर पहले महत्तम के लिए हम उसमें जोड़ेंगे, एक दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है। और मिनिमम के लिए घटा देंगे। तो ऐसे हमने a1 का इसमें मान निकाल लिया। a1 का जब हमने मान निकाला तो उसका 2a2 आ जाएगा a1 का मान,
और फिर यहाँ से हम जिसे घटाएं तो 3A2 माइनस A2 आ जाएगा। तो यहाँ से A2 से A2 जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और उसका जो मिनिमम जो आयाम का जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 3:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है। यहाँ पर हमें तीव्रताओं का अनुपात दे दिया है, उनके आयामों का अनुपात क्या है। अब हमें यहाँ से आयामों का उनका अनुपात पूछ लिया गया है। तो यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण करें तो महत्तम न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यहाँ पर महत्तम बात न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है। ठीक है। तो उसी तरह से आपको लोगों को करना है। तो ऐसे जो इसका अनुपात दिया है वो दिया है 16:9। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, I1/I2 बराबर A1/A2 का होल स्क्वायर, और इसके अलग अलग भी इसे ले सकते हैं। तो इसका जो रेशियो I1/I2 का जो मान है वो है 16/9। यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया। जब इसका मान रख दिया, जो इसका जो इस पर जो स्क्वायर चढ़ाएगा इधर लाएंगे तो इस पर ये रूट आ जाएगा। रूट के अंदर की जो संख्या है 16, वो किसका वर्ग है, वो होता है 4 का, और जो 9 होता है वो होता है 3 का। तो यहाँ पर जो आपका जो रेशियो आ जाएगा आयामों का वो आ जाएगा 4:3, यही आ जाएगा। ठीक है। फिर आपको आई मैक्स निकालना है। तो बस यहीं से आपको ये सूत्र जो आपको दिया है इसी से यहाँ पर लगा दिया है। अगर आई मैक्स के लिए हमने यहाँ पर दोनों आयामों को जोड़ दिया और आई मिनिमम के लिए घटा दिया है। फिर इसी से यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आई मैक्स और आई मिनिमम जो आएगा वो आ जाएगा 49:1, यही आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ये आप दोनों क्वेश्चनों को आप ज़रूर अपनी बुक में लिखें और इसे प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब प्रैक्टिस क्या, आपको इसे समझना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर एक बार इसे समझ लिया तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, स्नेल के नियम का सूत्र होता है। स्नेल का जो नियम का सूत्र होता है वो क्या होता है वो होता है sin I/sin r बराबर कांस्टेंट, यही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिन स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है उस स्थान पर हुए व्यतिकरण को कहते हैं। जैसे जिन स्थान पर प्रकाश की जो तीव्रता होगी, प्रकाश की जो हमारी तीव्रता होगी जहाँ पर न्यूनतम होगी, न्यूनतम मतलब बहुत कम होगी, तो उस जगह पर हुए व्यतिकरण को हम क्या कहेंगे, तो उस जगह पर हुए व्यतिकरण को हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्रुवण तल तथा कंपन तल एक दूसरे के होते हैं। जो ध्रुवण तल होता है और जो कंपन तल जो होता है वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, वो होते हैं एक दूसरे के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी आवेशी संधारित्र की प्लेटों को तांबे के तार से जोड़ दें तो क्या होगा। इसने कहा कि यदि किसी आवेशित संधारित्र की प्लेटों को तांबे के तार से जोड़ दें तो क्या होगा। जैसे जो ये दो संधारित्र की प्लेट हैं, अगर हम इसे तांबे के तार से जोड़ देते हैं, इसे अगर हम तांबे से तार से अगर हम जोड़ देते हैं तो इसमें जो धारा होगी वो निरावेशित हो जाएगी, इसमें कोई भी धारा नहीं बहेगी। ठीक है। तो जो धारा संधारित्र में जो धारा होगी वो निरावेशित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक वायु संधारित्र में इन प्लेटों व दो समीपवर्ती प्लेटों के बीच दूरी d हो तो संधारित्र की धारिता का सूत्र है। आपको संधारित्र की धारिता का सूत्र इसमें बताना है। तो उसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा C बराबर n-1 ε0 A/d, यही हो जाएगा। ठीक है। और जो इसकी धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। क्वेश्चन नंबर 18 है, दो समान व बराबर आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं तो इनकी विद्युत स्थित ऊर्जा कितनी होगी। जो इसकी विद्युत ऊर्जा हो जाएगी U बराबर 1/4πε0 Q²/r, यही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें जो आपको जो दिए हैं वो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है इसमें प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर। क्या, अगर जैसे ये है इन दोनों प्लेटों का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी। और दूसरा पॉइंट है इसमें प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके, ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर प्लेटों की बीच, जैसे ये प्लेटें इनके बीच की जो दूरी है इनको हम कम करके बढ़ा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भरकर। जैसे ये प्लेटें इनके बीच हम परावैद्युत माध्यम, ये कोई परावैद्युत माध्यम भरकर भी इनके बीच हम
धारिता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कूलाम के नियम का गणितीय रूप होता है। कूलाम के नियम का गणितीय रूप होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R², और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 21 है, समय स्थिरांक की विमा होती है। समय स्थिरांक की जो विमा होती है वो होती है T। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या विद्युत विभव पृथ्वी का शून्य होता है? तो हाँ, इसका जो विद्युत विभव होता है वो पृथ्वी का शून्य होता है। क्यों होता है? जैसे विद्युत धारिता जो पृथ्वी की होती है वो होती है इनफाइनाइट। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत जो धारिता होती है पृथ्वी की वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 23, दो संधारित्र C1 व C2 धारिता के श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तुल्य धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में, इसने कहा श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में इसकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्वेश्चन नंबर 24 है, धारिता का मात्रक व विमा सूत्र लिखिए। तो इसकी जो मात्रक होता है धारिता का वो होता है फैराड, और इसकी जो विमा होती है वो होती है M इनवर्स L-2T/A²। क्वेश्चन नंबर 25 है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है। विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 है, के परावैद्युतांक से भरे समानांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। जो इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। क्वेश्चन नंबर 27 है, तीन संधारित्र 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे 3 प्रतिरोध हैं, R1 है, R2 है और R3 है। इसने कहा है ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनके लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? मतलब इसमें कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो जैसे अगर यहाँ पर आप समझ लीजिए ये, तो यहाँ पर एक इसमें, एक ये प्रतिरोध इसमें गया, दूसरा इसमें, दूसरा और तीसरा इसमें जो धारा का मान होगा वो अलग हो जाएगा और जो विभवांतर होगा वो समान होगा। तो इसमें विभवांतर समान होगा समांतर क्रम में। ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में कहा जाए तो उसमें विद्युत धारा का मान समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 29 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, अनंत विस्तार की समतल आवेशी प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और आज की वीडियो में बस इतना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 31 आपका हो जाएगा, क्या कोई दो बल रेखाएं परस्पर काट सकती हैं? तो वो नहीं काट सकती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, यहाँ पर धारा के समय नीतांक का सूत्र है। जो धारा के जो समय नीतांक का सूत्र है वो क्या है? T बराबर CR, और इसकी जो धारा नीतांक का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा सेकेंड, और इसकी विमा हमने आपको बताई थी अभी T, तो इसकी T हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी एग्ज़ाम देने में मदद मिल सके, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत ही करीब आ चुका है। तो आपको बिल्कुल भी इसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, तो आपको लग के आपको अपनी तैयारी करनी है जिससे आप एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो सकें। तो अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।